नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HSC ग्रुप डी हिस्ट्री की शानदार क्लास में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। तो कुछ लोग हिस्ट्री को सिर्फ एक रटने वाला सब्जेक्ट मानते हैं, लेकिन आज हम इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। हम हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। जो फैक्ट हैं वो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, पर क्या है कि हम एक स्टोरी की तरह इस क्लास को समझने की कोशिश करेंगे और याद करने की भी कोशिश करेंगे, जहाँ पर हर घटना के पीछे का कारण, हर राजा के पीछे की पहचान और कि हर किसी युद्ध के का महत्व को आपको हम समझाएंगे। याद रखिए कि एचएससी ग्रुप डी में हिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 से 3 भी कभी-कभी इनकी संख्या हो जाती है। ठीक है? तो हम उसी हिसाब से करेंगे और इसमें क्या है, क्या-क्या होने वाला है क्लास में, आसान भाषा में कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, ज़्यादा कोई टफ लैंग्वेज नहीं है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमने फैक्ट लिखे हुए हैं। प्रीवियस ईयर पैटर्न के अनुसार अपनी की क्लास को तैयार किया गया है और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लगाएँगे अपने पास से, कुछ रिलेट कर के सारी चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि क्या है, हम एग्ज़ाम तक अपनी इन चीज़ों को नहीं भूलेंगे। बात रही प्रैक्टिस की, जैसे ही क्लास कंप्लीट हो जाएँगी सारी, तो उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस करवाएँगे। और जो एचएससी में पिछले कई सालों में एग्जामों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं हिस्ट्री से, वो सब क्वेश्चंस आपको ला के यहाँ, और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो भी होंगे उन सभी को ला करके आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है? और मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपको अगर लगता है कि आप बड़ी-बड़ी पीडीएफ्स पढ़ने से या बार-बार पढ़ते रहने से अगर आप ये सारी चीज़ें कर लोगे, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। हमें पढ़ाई के साथ-साथ ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा अपनी प्रैक्टिस पे, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक कि हमारे अंदर का डर नहीं निकलेगा, कन्फ्यूज़न दूर नहीं होगी। ठीक है? बस मेरा आपसे यही कहना है कि आप लास्ट तक अगर हमारे साथ जुड़े रहे, तो एग्ज़ाम सेंटर से निकलते हुए आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होगी और आप इसी क्लास के नीचे आके कमेंट करके बोलोगे कि हाँ सर, हमसे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। ठीक है? तो थोड़ा भरोसा दिखाइएगा और जो भी कुछ चीज़ें हैं आप हमसे बोलना चाहते हो, वो आप हमें बता देना कमेंट करके या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। वहीं पर आपके टेलीग्राम चैनल पर ही आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। ठीक है? तो वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ जाएँगे। और मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले हम फ्री का ये बैच चला रहे हैं, इससे पहले हमने क्या किया, हमने पॉलिटी को ख़त्म कर चुके हैं हम। उसकी क्या है, हमने एक मैराथन भी बना दी है सारी क्लासों को मर्ज करके, जिसमें हमने बीच की जो भी अब अपनी बातें हैं, उन सबको काट दिया है और एक-एक क्लास करके भी ख़त्म कर दिए। 7 से 8 क्लास में वो पूरी ही पॉलिटी ख़त्म कर दी गई है और उसके 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवा दिए गए हैं और 50 अभी करवाने बाकी हैं। ठीक है? उसी तरीके से हम हिस्ट्री को भी आगे बढ़ाएँगे। तो आज हम क्या-क्या करने वाले हैं, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइज़ेशन और वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइज़ेशन को ख़त्म करने वाले हैं। तो हो गई यही मुझे आपसे बोलना था, हमारी बातचीत ख़त्म करते हैं और अपनी क्लास पे ध्यान देते हैं। तो जुड़ जाएँगे सभी लोग, क्लास को लाइक, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो। ठीक है? तो चलिए शुरू कर देते हैं अपनी क्लास को, बढ़ जाते हैं आगे। तो क्या करने वाले हैं आज हम? आज हम करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। कि कौन-सी सभ्यता? तो सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड जो था, ये कब से कब तक थी? तो ये 2500 बीसी से 1500 बीसी के बीच में थी। ठीक है? कब से कब तक? 2500 बीसी से 1500 बीसी। कहीं-कहीं पर ये डेटा चेंज हो जाता है, उसमें क्या लिखा जाता है, तो 2350 बीसी से 1750 बीसी तक। इन दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे। भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों की खोजने का कार्य भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, जो भारत के प्राग ऐतिहासिक स्थल हैं उन्हें खोजने का है। जैसे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो भी हमारे पुराने स्थल हैं, प्रागैतिहासिक स्थल हैं, उन्हें खोजने का कार्य किसका है? तो वो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? जन्मदाता इसके बर्थ गिवर कौन हो जाएंगे? तो कौन हो जाएंगे? अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएंगे। वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक कौन थे? तो वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन बने? तो कौन बने? तो भाई सर जॉन मार्शल बने थे। कौन? सर जॉन मार्शल बन गए थे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसे किस और नाम से जाना जाता था? उसके नामकरण क्या क्या थे?
सभ्यता का नामकरण, नेमिंग सिविलाइजेशन। ठीक है, नेमिंग सिविलाइजेशन। तो कौन कौन से, एक तो इसको क्या बोला जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता था, इसको प्रथम नगरीय सभ्यता भी बोला जाता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता बोला जाता था, एक क्रांति क्या लिखा हुआ है, प्रथम नगरीय सभ्यता हो जाएगी। कांस्य युगीन सभ्यता हो जाएगी। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले जो कांस्य का प्रयोग था वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही किया था। सैंधव वासियों ने पहली बार, सैंधव वासी जो सिंधु घाटी सभ्यता के में रहने वाले लोग थे, ने पहली बार तांबे के साथ, किसके साथ, तांबे के साथ टिन को मिलाकर, किसको, टिन को मिलाकर कांसा तैयार किया। क्या तैयार किया था, कांसा तैयार किया था। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, इसे कांस्य युगीन सभ्यता इसीलिए बोला जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने तांबे के साथ टिन को मिलाकर क्या बनाया, तो कांसा बनाया था। कांसे की, कांसा बना दिया गया था। कांसा ब्रोंज, जिसको हम ब्रोंज भी बोल देते हैं, जैसे कि ओलंपिक में मिलते हैं, एशियन गेम्स में ब्रोंज मेडल मिलते हैं, वही ब्रोंज इन्होंने तैयार किया था। अब हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, कौन सी हो जाएगी, ये हड़प्पा कालीन सभ्यता। ठीक, हड़प्पा साइड, ये सिंधु घाटी सभ्यता की एक साइड हो जाएगी। अब ये स्थल आ जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि अब बोला जाए भारत के अंदर स्थल हो जाएंगे, जैसे ये हड़प्पा हो जाएगा और आगे गुजरात का लोथल शहर हो जाएगा। उसी तरीके से ये सारे शहर थे जो हड़प्पा सभ्यता के ही अंदर आते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कहाँ लोकेटेड थी, तो मांट गोमोरी जिला, कौन सा था, मांट गोमोरी जिला था, कहाँ का, पाकिस्तान के अंदर ये हड़प्पा जगह पड़ती है। इसके उत्खनन करता, किसने इसकी खोज की थी, तो इसने दयाराम साहनी की खोज की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अध्यक्ष कौन थे 1921 में, तो कौन थे, आप इसका आंसर मुझे आप उसमें देंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, कौन हो जाएंगे 1921 में भारतीय पुरातत्व के अध्यक्ष। ठीक है, और अब बढ़ जाते हैं आगे। जो हड़प्पा है ये किस नदी के किनारे पड़ता है, तो किस नदी के किनारे पड़ता है हड़प्पा, हड़प्पा हमारा रावी नदी के किनारे पड़ जाएगा, किसके, रावी नदी के किनारे। अब क्या हुआ यहाँ पर, जैसे ये हड़प्पा है, अब यहाँ से जब इनकी खुदाई स्टार्ट हुई तो यहाँ से कुछ कुछ साक्ष्य मिले, बहुत सारी चीजें मिली, लेकिन उनमें मिली तो काफी सारी चीजें, पर उनमें से कुछ महत्वपूर्ण चीजें हो जाएंगी जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे पूछा जाता है कि वे, अब बोलता है कांसे से निर्मित खिलौने की मूर्ति कहाँ से मिली, कांसे से निर्मित खिलौने की मूर्ति कहाँ से मिली, तो ये पूछ लिया जाएगा। तो ये कहाँ से मिली है, इसके एविडेंस कहाँ से, कहाँ की खुदाई में मिली, तो ये मिली थी हड़प्पा की खुदाई में। अन्न के भंडार कहाँ से मिले, ये लोग अन्न को सेव करके रखते थे, अनाज जो है उसका, उसको सेव करके रखते थे, उसके एविडेंस हमें साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो भी हड़प्पा से मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा से क्या क्या मिला है, अन्न के भंडार मिले हैं, कांसे से निर्मित खिलौने की मूर्ति मिली है, मछुआरों का चित्र मिला है, और कांस्य दर्पण, कांसे का दर्पण मिला है, क्या, कांसे का एक शीशा भी मिला है। ठीक है, और खोज किसने, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, कई बार पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई, दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई थी। किस नदी के किनारे पड़ेगा, तो रावी नदी के किनारे पड़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अब आ जाएगा मोहनजोदड़ो, क्या आ जाएगा, ये मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, मोहनजोदड़ो का मतलब हो जाएगा मृतकों का टीला, किसका टीला, तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ हो जाएगा। मोहनजोदड़ो भी कहाँ पर पड़ता है, एक तो हड़प्पा अपना पाकिस्तान के अंदर पड़ गया वर्तमान में, मोहनजोदड़ो भी कहाँ पड़ेगा, पाकिस्तान के किस जिले में, लरकाना जिला हो जाएगा, कहाँ का, पाकिस्तान का। कौन सा जिला, तो लरकाना जिला हो जाएगा, कहाँ, पाकिस्तान का। इसका उत्खनन, इसकी खुदाई किसने की थी, तो राखलदास बनर्जी हो जाएंगे इसके उत्खनन करता, और मार्टिमर व्हीलर हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, एम व्हीलर बोल देते हैं इन्हें, या मार्टिमर व्हीलर हो जाएंगे। कब की गई थी, तो अब पूछा जाएगा हड़प्पा की खोज कब की गई, तो हड़प्पा की तो 1921 में कर दी गई, और मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई, तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई। किस किस को सिरे जाता है, राखलदास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर को जाता है, मार्टिमर व्हीलर को। अब जैसे कि हमारा हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे हो जाएगा, मोहनजोदड़ो किसकी, सिंधु नदी, इंडस रिवर के किनारे हो जाएगा, सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा। अब यहाँ से क्या क्या मिले हैं, तो यहाँ से किस किस चीज के साक्ष्य मिले हैं, ठीक, एविडेंसेस किस किस चीज के मिले हैं,
तो किस किस चीज़ के एविडेंसेस हो जाएंगे? विशाल स्नानागार हो जाएंगे। जो स्नानागार थे ये एक रिचुअल्स होता था, वहाँ पे एक जो है फेस्टिवल की तरह बनाया जाता था, तो उसके लिए ये विशाल स्नानागार एक बहुत बड़ी, जैसे स्विमिंग पूल से होते हैं उस टाइप का बनाया गया था, और इसमें दोनों साइड सीढ़ियाँ थी, ठीक है। पुरोहितों का आवास मिला है यहाँ से, क्या पुरोहितों का आवास मिला है। कांस्य निर्मित नग्न महिला की मूर्ति मिली है, क्या कांसे से निर्मित महिला की मूर्ति मिली है, इसका आप यही याद रखेंगे, कांसे की महिला की मूर्ति मिली है, ठीक है। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है, किसकी? दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है। और महाविद्यालय के साक्ष्य मिले हैं, किसके? महाविद्यालय। विशाल स्नानागार, पुरोहितों का आवास, कांस्य नग्न महिला की मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी और महाविद्यालय के अवशेष मिले हैं, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो मोहन के पास क्या क्या हो जाएंगे? मोहन के पास भैया स्नानागार हो जाएगा, और मोहन मोहन के पास ही कौन है? पुरोहित। पुरोहित हो जाएंगे। अब पुरोहित है तो पुरोहित को घर, कांसे की महिला की मूर्ति मोहन के पास हो जाएगी। पुरोहित कैसे हैं? अब पुरोहितों को याद रख लेना, दाढ़ी वाले पुरोहित हो जाएंगे। पुरोहित पुजारियों को ही पुरोहित बोला जाता था, ठीक है। तो दाढ़ी वाले पुरोहित हो जाएंगे। और ये सब कहाँ से पढ़ लिख के आए थे? मोहन कहाँ से पढ़ के आया था? तो महाविद्यालय से। इस तरीके से आपको ये रिलेट कर करके ही याद करना पड़ेगा, नहीं तो इसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको याद करने में। बस कुछ नहीं है इतना ज़्यादा भी, बस थोड़ा थोड़ा रिलेट करेंगे और हमें याद हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आप जितना आपसे हो सकता है उतना याद कीजिए, एवं आप खुद से इसको 1 से 2 बार पीडीएफ को याद ज़रूर करने की कोशिश कीजिएगा, वरना आपको कुछ याद नहीं होने वाला। बाकी की जो भी सारी कमी है वो हम किसमें, तो हम वो प्रैक्टिस में कंप्लीट कर देंगे, प्रैक्टिस में, ठीक है। अब आ जाते हैं लोथल में। कहाँ आ जाएंगे? लोथल। लोथल कहाँ पर पड़ता है? लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है। कहाँ? गुजरात के अहमदाबाद जिले में लोथल पड़ता है। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो इसके उत्खननकर्ता हो जाएंगे रंगनाथ राव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रंगनाथ राव हो जाएंगे। कब से कब तक? 1955 एवं 1962 में। कब कितनी बार इसकी खोज की गई, खुदाई की गई? तो 1955 में की गई और 1962 में। अब लोथल जो है, ये लोथल साइड, जैसे कि ये पहला कौन सा था? तो पहली तो होगी हमारी कौन सी? हड़प्पा होगी, किसके? रावी नदी के किनारे। ये नदियां आपको याद रखनी है, ये 3-4 जगह हैं, इनकी तो नदियां आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो क्वेश्चन के डाउट मैं आपके जब क्लियर कर दूंगा, जब प्रैक्टिस कराऊंगा ना, आप देखना कि जिस एग्जाम को देने के लिए आप जा रहे हो वहां पे इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है भाई। तो लोथल में कौन कौन से? लोथल कहाँ हो जाएगा? गुजरात में है, अहमदाबाद जिले में है। ये जगह भी आपको याद रखनी है कि कहाँ पे पड़ता है। रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी, कब कब? 1955 में और 1962 में। किस नदी के किनारे हो जाएगा? तो ये भोगवा नदी के किनारे हो जाएंगे। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के। एविडेंसेस, साक्ष्य किस किस चीज के मिले हैं यहाँ से? तो किस किस चीज के साक्ष्य मिले हैं? गोदीवाड़ा, डॉकयार्ड, एक डॉकयार्ड मिला है, यानी कि बंदरगाह। आसान लैंग्वेज में बोलेंगे कि बंदरगाह। ये क्या था? इसको वो यहाँ पर जो जहाज रुकते हैं ना, जैसे आप अब भी शिप देखोगे, शिप आते हैं और एक पोर्ट पे रुकते हैं, तो उस पोर्ट को ही क्या बोला जाता है? गोदीवाड़ा बोला जाता है या बंदरगाह बोला जाता है। वृत्ताकार तथा चकोर अग्नि वेदिका क्या मिले हैं? वृत्ताकार तथा चकोर अग्नि वेदिका मिले हैं, ठीक है। इनको याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। हाथी दांत मिला है, कि क्या मिला है? हाथी के दांत मिले हैं। फारस की मोहरें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। घोड़े की मरण मूर्ति, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। चालाक लोमड़ी के चिन्ह, इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है। बस क्या क्या याद रखोगे? इसका इंपॉर्टेंट जो है लोथल का, तो वो गोदीवाड़ा हो जाएगा, डॉकयार्ड, ठीक है। लोथल में एक बंदरगाह था, ठीक है, उस चीज को आप जरूर याद रखेंगे। और एक हाथी दांत और फारस की मोहरे, इन तीनों चीजों को तो आपको भूलना ही नहीं है। और अगर आप इनको भी याद कर लोगे तो वेल एंड गुड, ठीक है। अब बढ़ जाते हैं आगे, हम अपने आगे अगले नेक्स्ट पेज पे। क्या बताया गया है नेक्स्ट पेज पे? चनहूदड़ो। क्या हो जाएगा? चनहूदड़ो, ठीक है। ये कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। चनहूदड़ो कहाँ पे हो जाएगा? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हो जाएगा। उत्खननकर्ता कौन हो जाएंगे? तो उत्खननकर्ता हो जाएंगे आर्नेस्टर मैके व एनजी मजूमदार। कौन हो जाएंगे? आर्नेस्टर मैके हो जाएंगे और एनजी मजूमदार हो जाएंगे। कहाँ पर इसकी खुदाई कब की गई थी? तो 1931 में इसकी खुदाई की गई थी, किसके द्वारा? आर्नेस्टर मैके और एनजी मजूमदार के द्वारा। रिवर कौन सी हो जाएगी? किस नदी के? तो सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा।
अब आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ कि सिंधु नदी के किनारे कौन कौन सी दो साइड हो जाएंगी। तो सिंधु नदी के किनारे एक तो मोहनजोदड़ो हो गया, ठीक है, दूसरा कौन सा होगा, चनहूदड़ो। तो ऐसे आपको रिलेट करना है कि मोहन मोहन चूहे पकड़ रहा है, क्या चन से याद रखो चूहे, मोहन क्या पकड़ रहा है, तो मोहन चूहे पकड़ रहा है, ठीक है, मोहन पकड़ रहा है क्या, चूहे, मोहन क्या पकड़ रहा है, मोहन चूहे पकड़ रहा है, ठीक है, और किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के, तो सिंधु हो जाएगी। तो चनहूदड़ो के आपको दोनों ये तीनों चीज आपको याद रखनी है, मन के बनाने का कारखाना, ठीक है। तो मन के किससे बन रहे हैं, मन के किससे, चूने से बन रहे हैं, किससे बनेंगे, मन के चूने से, ठीक है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य है। अब बिल्ली क्या पकड़ रही थी, तो ये बिल्ली पकड़ रही है चूहा, और चूहा पकड़ते हुए उसको किसने देख लिया, कुत्ते ने, तो कुत्ता भाग लिया किसके पीछे, बिल्ली के। तो ये भी आपको याद रखना है, चूहा पकड़ रही थी बिल्ली, उसके पीछे भाग लिया कुत्ता, तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य है, ठीक है। और जो ये मन के हैं, मन के बनाए जा रहे हैं, इन मन के वो बोलते हैं एक, क्या यार, मोती टाइप का होता है, ये अंगूठियों में भी लगे हुए होते हैं मन के, ठीक है। तो इन मनकों को बेचने के लिए किसका यूज किया जाएगा, कांसे की गाड़ी का, ब्रोंज। और आप ये देख ले, कांसे से जो भी रिलेटेड चीजें आएंगी, पहली बात तो वो सिंधु घाटी की होंगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन से होंगी, ठीक है, होंगी। और दूसरा, बस ये जगह याद रखना है कि जैसे जैसे हमें कांसे की मूर्ति कहाँ मिली थी, कांसे की स्त्री की मूर्ति कहाँ से मिली थी, तो स्त्री की मूर्ति तो हमें मिल गई थी कहाँ से, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। कांसे की खिलौने की मूर्ति कहाँ से मिली थी, कांसे से निर्मित खिलौने की मूर्ति वो हमें मिल गई थी हड़प्पा से। उसी तरीके से याद रख रहा है कि मन के बेचने जाओगे आप गाड़ी से, कौन सी गाड़ी से, कांसे की, तो कांसे की गाड़ी कहाँ से मिली है, चनहूदड़ो से, ठीक है, याद हो गया आपको। यानी अब देखो, चूहे कहाँ पर, चूने से बन गया क्या, मन का, चूहा पकड़ रही थी बिल्ली, उसके पीछा कर रहा था कुत्ता, कांसे की गाड़ी में क्या बेचने जाओगे आप, मन के, तो मन के आप इस तरीके से इनको रिलेट करेंगे। भाई ये बहुत थोड़े दिमाग से अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होने वाले हैं, पर इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हो। अगर आप इन चीजों को रिलेट कर करके याद करोगे ना, तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। और एक बात, आप इन्हें चाहे कितना ही रट लेना, ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी प्रैक्टिस। मैंने बहुत बार देखा है, मैं खुद के एक्सपीरियंस से ये चीज़ आपको बोल रहा हूँ कि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक तो कुछ होने वाला है नहीं। वो फिर वही वाली बात रहेगी कि हाँ वो देखा है, वो बात सुनी आपने कि हाँ भाई यार याद तो था, पर यार ये गलत होगा मुझसे, और ये इसका मुझे पता था, वो सारी कमी प्रैक्टिस की होती है। और जब आप एग्जाम में जाओगे, इस कमी को मैं आपके अंदर से निकाल कर ही वहां भेजेंगे एग्जाम तक, आपको एग्जाम तक इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे कि आप देखते ही क्वेश्चन को यूं चुटकी बजा के उड़ाओगे, ठीक है। अब आ जाते हैं कालीबंगन पर, किस पर, कालीबंगन कहाँ पर, हनुमानगढ़ी जिले में हो जाएगा, राजस्थान में, कहाँ, हनुमानगढ़ जिले, राजस्थान में, ठीक है। यहाँ पर मैं गया हुआ हूँ, मेरा BSF HCM का क्या था, अभोर, हाँ, हनुमानगढ़ जिले के अंदर ही आता है अभोर, ये वहां पर मेरा सेंटर पड़ा था, ठीक है। अब आ जाते हैं उत्खनन करता कौन हो जाएंगे, चलिए चलिए देख लेते हैं, उत्खनन करता कौन कौन हो जाएंगे, उत्खनन करता उमलानंद घोष हो जाएंगे, कौन, उमलानंद घोष हो जाएंगे, और ब्रजवासी लाल हो जाएंगे, कौन कौन। तो कहाँ की बात कर रहे हैं हम, कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ पे पड़ेगा, हनुमानगढ़ी जिले, राजस्थान में पड़ेगा। और उत्खनन करता कौन हो जाएंगे, उमलानंद घोष हो जाएंगे, और ब्रजवासी लाल हो जाएंगे। कब से कब तक, 1953 से 1960 तक इसकी खुदाई की गई, ठीक है। किस नदी के किनारे हो जाएगा, घग्गर नदी के किनारे हो जाएगा। कहाँ की जगह है, कहाँ पड़ता है कालीबंगन, राजस्थान में पड़ता है। पहले आप ये चीज याद करो, किस नदी के किनारे, या घग्गर नदी के किनारे है। आप इनको इसमें जो है ये याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी याद रख सकते तो ये अभी तक तो खास किसी एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, और अगर आगे पूछ लिया जाए तो कुछ कह नहीं सकते भाई, एग्जाम जो एग्जामिनर है उसके दिमाग की, ठीक है। एविडेंस किस किस चीज के मिले हैं, जुते हुए खेत का साक्ष्य है। अब भाई हनुमान जी क्या कर देंगे, खेत जोत देंगे, भूकंप को भी रोक सकते हैं हनुमान जी। अग्नि अग्नि हवन कुंड, हवन किसके लिए किया जा रहा है, हनुमान जी के लिए। अब हनुमान जी चूड़ियाँ थोड़ी पहनते थे, ठीक है। लकड़ी की नली, ठीक, लकड़ी की नली, नली सॉरी, नली बोल रहा हूँ, नाली, लकड़ी की नाली। तो आप याद रखो ना रखो, इसकी तो कोई वो नहीं, बाकी आपको सारी चीजें याद रखनी है। हनुमान जी ने जोत दिए क्या, खेत। भूकंप से कौन करेंगे रक्षा, हनुमान जी।
हम अग्नि हवन किसके लिए करेंगे? हनुमान जी के लिए। तो कौन कौन सी चीजें? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलेंगे, भूकंप के साक्ष्य मिलेंगे और अग्नि हवन कुंड के साक्ष्य भी हमें वहीं से मिलेंगे। ठीक है। और चूड़ियाँ, चूड़ी कैसी हो जाएंगी? काली। कैसी होगी भाई? चूड़ी काली होगी। तो काली बंगन से ही किसके साक्ष्य मिलेंगे? चूड़ियों के साक्ष्य मिलेंगे। अब देख लेते हैं राखी गढ़ी। कहाँ पर पड़ता है ये राखी गढ़ी? ये हिसार जिले हरियाणा में पड़ जाएगा। कहाँ पर? तो हिसार जिले। राखी गढ़ी कहाँ लोकेटेड है? हिसार जिला हरियाणा में हो जाएगा। कहाँ पर? हिसार जिला हरियाणा। उत्खननकर्ता कौन हो जाएंगे? तो सूरजभान सिंह हो जाएंगे। कब? 1969 1969 में। ठीक है। किस नदी के किनारे? ये भी घग्गर नदी के किनारे हो जाएगा। आपका कालीबंगन और राखी गढ़ी किस किस चीज के किनारे हो जाएंगे? ये दोनों हो जाएंगे हमारे किस नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे हो जाएंगे। इसके एविडेंसेस कहाँ से मिले हैं हमें? इसके एविडेंसेस मिले हैं भारत में स्थित इस सभ्यता का इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और ताम्र उपकरण, तांबे के उपकरण यहाँ से मिले हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरीके से कि भारत में स्थित सभ्यता, भारत सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत में स्थित स्थल हैं, उनका सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा भारत के अंदर? तो राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। और ताम्र उपकरण कहाँ से मिले हैं? इसको आप याद ना भी रखें तो भी चल जाएगा, पर याद करने की कोशिश कीजिएगा, ताम्र उपकरण मिल जाएंगे। ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार समझिए। तो भौगोलिक विस्तार किस तरीके से? अब मैंने 4 दिशाएं बना दी। ठीक है। ऊपर क्या हो गया? ऊपर हो गया हमारा उत्तर। क्या हो गया? उत्तर। इधर क्या हो जाएगा? हमारा पूरब हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? हमारा पश्चिम हो जाएगा। ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा? हमारा इधर हो जाएगा हमारा दक्षिण। ठीक है। क्या हो जाएगा? दक्षिण। अब उत्तरी सीमा सबसे ऊपर वाली सीमा में कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता? उत्तरी सीमा मांड। मांड कहाँ पर हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। किस नदी के किनारे थी? चेनाब। भाई ये तो आपको याद करनी पड़ेंगी, ये 40 चीजें तो आपको याद होनी चाहिए। दक्षिण में देख लो, दक्षिण में कहाँ तक हो जाएगी? देमाबाद महाराष्ट्र, परवरा नदी तक। तो पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिण में विस्तार कहाँ तक था? तो कहाँ तक बोलेंगे आप? तो दक्षिण में विस्तार जो था वो देमाबाद महाराष्ट्र तक था। और ये किस नदी के किनारे थी? परवरा नदी के किनारे थी। पूरब, पूरब में कहाँ पर हो जाएगा? पूरब में यहाँ पर आलमगीरपुर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ये कहाँ पर? मेरठ में पड़ता है, उत्तर प्रदेश, जो हिंडन नदी के किनारे हो जाएगा। ठीक है। हिंडन नदी के किनारे। पश्चिम में सुतकांगेडोर हो जाएगा। कहाँ? सुतकांगेडोर पाकिस्तान, दासक नदी के किनारे। किसके? दासक नदी के किनारे हो जाएगा। ठीक है। तो आप देख लेना। अब इसको ऐसे याद रखना, ऊपर उत्तर में हमारे सबसे ऊपर चीज क्या पड़ रही है? तो जम्मू कश्मीर। तो मांड हो जाएगा जम्मू कश्मीर का। नीचे क्या पड़ रहा है? नीचे यहाँ महाराष्ट्र याद रखना है। अब कौन सा? आलमगीरपुर, ये मेरठ तक का याद रखना है, मेरठ में हो जाएगा। सुतकांगेडोर इधर पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब बढ़ जाते हैं अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। आपको इतना ही याद रखना है। और भाई ये चीज मत सोचना कि यही इतनी ही चीज करवाई है। जो फैक्ट, जो और इम्पोर्टेंट चीजें बनेंगी वो आपको प्रैक्टिस में करवा दी जाएंगी। जो या एग्जाम में पूछे गए नए फैक्ट हैं, उनसे रिलेटेड भी चीजें वो प्रैक्टिस में आपकी सारी चीजें बता दी जाएंगी, आपको याद करवा दी जाएंगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब आ जाते हैं हम अपनी वैदिक सभ्यता पर। वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन, अन्य नाम क्या हो जाएगा? वैदिक सभ्यता को क्या बोलते हैं? और आर्य सभ्यता बोलते हैं। भारत का इतिहास एक प्रकार से आर्य जाति का इतिहास है। तो भारत का जो इतिहास है, इसको एक प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं? इसको एक प्रकार से बोल सकते हैं कि ये आर्य जाति का इतिहास है। ठीक है। वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड कब से कब तक हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? वैदिक सभ्यता आ गई तो 1500 बीसी में तो क्या होगी? हमारी सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होगी। उसके बाद क्या आई? वैदिक सभ्यता आई। वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक का माना गया है? तो 1500 बीसी से 600 बीसी तक का माना गया है। इसे दो भागों में बांट दिया गया। जो वैदिक सभ्यता थी इसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया। एक तो ऋग्वैदिक काल। ठीक है। क्या बोल दिया गया? ऋग्वैदिक पीरियड। ठीक, पीरियड कह रहे हैं, ऋग्वैदिक काल या ऋग्वैदिक पीरियड बोल दिया गया 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में। ठीक। अब क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड 1000 बीसी से 600 बीसी हो जाएगा। ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। ठीक है। और मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं पानी पी लेता हूँ, है ना।
चलिए भाई कंटिन्यू कर देखते हैं अब। तो पहले हम क्या देखने वाले हैं, पहले हम देखने वाले हैं ऋग्वेदिक काल। ठीक है, ऋग्वेदिक पीरियड पीरियड को हम देखने वाले हैं। ठीक है, कब से कब तक हो जाएगा ये? 1500 से 1000 बीसी के बीच में हो जाएगा क्या हमारा ऋग्वेदिक पीरियड। ठीक है, 1500 से 1000 बीसी। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय है, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी हमारी? ये एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के लोग व्यापार भी कर रहे थे, और जैसे कि बोला जाता है मैसोपोटामिया की सभ्यता, वहां से क्या, वहां से यहाँ के, वहां से ये क्या थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। ठीक है, तो कुछ साक्ष्य भी मिले हैं इस चीज के, व्यापार के। तो वो तो कैसी होगी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता? वो होगी थी एक प्रकार की ग्रामीण वो नगरीय सभ्यता होगी। लेकिन ये हमारी ऋग्वेदिक सभ्यता जो है, ऋग्वेदिक काल जो है, ये कैसा काल हो जाएगा? ये कैसी सभ्यता हो जाएगी? ये ग्रामीण सभ्यता हो जाएगी। इसमें वैदिक समाज का आधार या पितृ सत्तात्मक था। समाज का आधार मतलब जो जो ये वैदिक समाज था या वैदिक सभ्यता थी, तो इसमें किसकी ज्यादा चलती थी? तो घर में जो चलती, अब जैसे कि आप लोग हैं और हम लोग हैं, तो ज्यादा पावर किसकी होएगी? जो सारे काम मम्मी के कहने से हो रहे हैं या पापा के कहने से हो रहे हैं, उस टाइप में किसी के घर में ज्यादा उनकी मम्मी की चलती होगी कि किसी के घर में उनके पापा की चलती होगी, उस तरीके से। ठीक है, तो कौन सा कैसा था यहाँ का समाज वैदिक सभ्यता का? तो वैदिक समाज एक पितृ सत्तात्मक समाज था, जिसमें पिता की ज्यादा चलती थी। इनका व्यवसाय, इनका बिजनेस जो था वो क्या था? वैदिक वो सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग तो क्या करते थे? वो व्यापार कर रहे थे। लेकिन ये लोग क्या करते थे? ये कृषि एवं पशुपालन, कृषि योग भूमि को उर्वर क्षेत्र कहा जाता था। तो ये क्या करते थे? ये कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन व्यतीत करते थे, खेती करते थे और पशुओं को पालते थे। वेद, वेद विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। अब वेद शब्द जो है हमारा, वो विद विद धातु से बना है, जिसका वेद का शब्द क्या होता है? वेद का अर्थ होता है हमारा ज्ञान। तो वेदों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो कौन कितने वेद हो जाएंगे हमारे? तो 4 वेद हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? वेदों की संख्या 4 वेद हो जाएगी। सबसे प्राचीन वेद जो है हमारा, वो क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा, जिसकी अनेक बातें ईरानी भाषा की पुस्तक जेंदा अवेस्ता से मिलती हैं। जो हमारा ऋग्वेद है, उसमें क्या है? उसकी जो बहुत सारी बातें हैं या मोस्टली जो बातें हैं, वो ईरान का एक ग्रंथ है जिसका नाम हो जाएगा जेंदे अवेस्ता। उससे मिलती जुलती बातें हैं इसमें। इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना सप्त सेंदव सेंदव प्रदेश, कहाँ पे हुई थी इसकी रचना? तो सप्त सेंदव प्रदेश में। संकलनकर्ता कौन थे इसके? महर्षि कृष्ण देव पायन थे। अन्य नाम क्या हो जाएगा? वेद व्यास हो जाएगा। तो पूछा जाता है, इसकी अगर रचना पूछी जाए कि रचना कहाँ पर हुई थी, तो सप्त सेंदव प्रदेश में हुई थी। और इसके संकलनकर्ता यानी कि इसको लिखा किसने था ऋग्वेद को? तो इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो महर्षि कृष्ण देवपायन हो जाएंगे, जिनका अन्य नाम क्या हो जाएगा? वेद व्यास हो जाएगा। ज्यादातर इनको इसी नाम से जाना जाता है, वेद व्यास के नाम से। ठीक है, मैं जो अभी एग्जाम्स में भी पूछा गया है, वो इनको वेद व्यास के नाम से ही पूछा गया है। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं आगे। ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार तथा गंगा नदी का उल्लेख 1 बार हुआ है। ऋग्वेद में जो है 2 नदियों के बारे में बताया गया है। 2 कौन कौन सी? एक तो यमुना नदी हो जाएगी जिसका 3 बार उल्लेख मिलता है, और एक गंगा नदी हो जाएगी जिसका अभी ऋग्वेद में सिर्फ 1 बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद की संरचना, संरचना कैसी है ऋग्वेद की? ऋग्वेद में 10 मंडल हो जाएंगे। सूक्त कितने हो जाएंगे? 1028। मंत्र मंत्र या श्लोक कितने हो जाएंगे? 10,580 हो जाएंगे। जो हमारा ऋग्वेद है उसमें 10 मंडल, सूक्त 1028, मंत्र या श्लोक कितने हो जाएंगे? वो कितने हो जाएंगे? 10,580 हो जाएंगे। इसका उपवेद क्या किसको बोला जाता है? उपवेद यानी कि जैसे ये है वेद है हमारे, जैसे ऋग्वेद हुआ, तो ऋग्वेद को समझने के लिए उसका एक उपवेद बना दिया गया। ऋग्वेद की जो है लैंग्वेज थोड़ी कठिन है, तो उसको इजी करके एक उसका उपवेद बना दिया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? आयुर्वेद रखा गया। क्या रखा गया? आयुर्वेद रखा गया। ऋग्वेद की
सर्वाधिक पवित्र नदी। अब कौन कौन सी जो ऋग्वेद में है उसमें यमुना नदी का 3 बार आपको उल्लेख मिल गया, गंगा नदी का उसमें आपको एक बार वो मिल गया। लेकिन ऋग्वेद में सबसे ज्यादा पवित्र जो नदी माना गया है वो किस नदी को माना गया है? वो सरस्वती नदी को माना गया है सबसे पवित्र नदी। ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी किसको माना गया है? सब ये आप देखो 2 फैक्ट हो रहे हैं यहाँ। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पवित्र नदी कौन है तो आप सरस्वती नदी की तरफ को जाओगे, और अगर आपको पूछा जाएगा कि सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है तो सबसे महत्वपूर्ण नदी हो जाएगी सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी हो जाएगी। अब ऋग्वेद में नदियां दी गई हैं और जिनके प्राचीन नामों के बारे में भी बताया गया है। अब इनके प्राचीन नाम कौन कौन से हो जाएंगे इस चीज को आप देख लीजिए। ठीक है, सतलुज का नाम क्या हो जाएगा? सतुद्री हो जाएगा। चिनाब का नाम क्या हो जाएगा? अस्किनी हो जाएगा। रावी का परुष्णी, व्यास का विपाशा, झेलम का वितास्ता, काबुल का कुंभा, ये कुंभा हो जाएगा, कुंभा नहीं कुंभा हो जाएगा। यहाँ पे अंक की बिंदी और लगाई जाएगी। ठीक है, और थोड़ी नीचे को आ जा तो कौन सी हो जाएगी? कुंभा हो जाएगी। ठीक है, गंडक का क्या हो जाएगा? गंडक का सदानीरा हो जाएगा। अब कैसे याद रखेंगे? देखो जैसे यहाँ क्या है? सपेरे वाला स है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सलजम वाला हो जाएगा। ठीक है, तो सतलुज सतुद्री, चिनाब का अस्किनी, रावी का परूसनी, व्यास का विपाशा, यहाँ भी वह और यहाँ भी वह, झेलम का वितास्ता, काबुल का कुंभा, कै कुंभा, दोनों तरफ कै आ रहा है, और गंडक का सदानीरा हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको पूछ लिया जाता है। ये एसएससी जीडी में इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए प्राचीन जो वैदिक सभ्यता थी उसमें परूसनी नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता था? तो रावी नदी हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था, कास्ट सिस्टम को बताया गया है। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। तो पूछा जाएगा कि कौन से मंडल में, ऋग्वेद के कौन से मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो आप क्या बोल देंगे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का क्या मिलता है? कास्ट सिस्टम का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। कौन से देवता को समर्पित हो जाएगा? तो सोमदेव को समर्पित हो जाएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है, जिसकी रचना किसने की थी? विश्वामित्र द्वारा की गई थी। ये आपको इम्पोर्टेंट, ये इसमें है तो सारी चीजें इम्पोर्टेंट, याद तो आपको सारी करनी है, लेकिन ये आपको बिल्कुल याद होना ही चाहिए। कुछ और याद हो नहीं हो, पर कास्ट सिस्टम का और जो ऋग्वेद है या वो सॉरी गायत्री मंत्र है उसका आपको याद होना चाहिए। कौन से? ऋग्वेद के 3रे मंडल में, और किसके द्वारा रचना की गई थी? तो विश्वामित्र द्वारा की गई थी। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, गोत्र शब्द जो है सब, जैसे आप शादी करते हैं, लोग शादी करते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि गोत्र क्या है। कुछ जगह ऐसा होता है कि मम्मी का गोत्र नहीं मिलना चाहिए, उस तरीके की चीजें होती हैं काफी बार। ठीक है, तो उसी तरीके से यह है कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें? तो ऋग्वैदिक काल में हुआ था। कब हुआ था? तो ऋग्वैदिक काल में हुआ था। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं आगे। अन्य वेद, 4 वेद हो जाएंगे। तो एक तो हमने पढ़ लिया ऋग्वेद को, तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? सामवेद हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा और अथर्ववेद हो जाएगा। अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? तो सबसे नया वेद बोला जाता है। ठीक है, अब इनमें किस किस चीज के बारे में बताया है उसके बारे में भी देख लेंगे और इनके उपवेदों को भी देख लेंगे। ठीक है, सामवेद, शाम का अर्थ है गान। तो सामवेद में क्या बताया गया है? इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जो संगीत के बारे में हमें बताया गया है वो किस वेद से बताया गया है? तो वो सामवेद से बताया गया है। यजुर्वेद का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा यज्ञ। यह गद्य व पद दोनों में लिखा गया है, ये चीज आप याद रखेंगे। और उपवेद क्या हो जाएगा? इसका धनुर्वेद हो जाएगा। और सामवेद का क्या हो जाएगा? गंधर्व वेद हो जाएगा। तो यजुर्वेद के बारे में क्या बताया गया है? यज्ञ, जो हमारे यज्ञ वगैरह हैं उनके बारे में बताया गया। अथर्ववेद में क्या बताया गया है? अथर्ववेद की रचना किसके? अथर्व ऋषि द्वारा की गई थी। इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये आप सब लोगों के बड़े काम की चीज है कि क्या क्या बताया गया है इसमें। जादू टोना, वशीकरण, भूत प्रेत, तो इन चीजों को बताया गया है। जादू टोना, वशीकरण, सोतन से छुटकारा, मनचाहा प्यार, मनचाहा प्यार, इन सारी चीजों को बताया गया है।
अब भाई ऐसा मत कर लेना कि हाँ भाई इतनी सारी चीजें जादू टोना वशीकरण और ये मनचाहा प्यार तो मैं अपने आप बोल रहा हूँ, कहीं नहीं लिखा हुआ इसमें ऐसा कि इस चीज के बारे में बताया गया है। पर मैं बता रहा हूँ कभी आप ये मनचाहा प्यार वाली बात को समझ के ले किया ले भाई पढ़ाई लिखाई बाद में होगी, पहले अथर्ववेद को पढ़ा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, भूत प्रेत व औषधियों का उल्लेख है, जो औषधियां बनाई गई हैं उनका उल्लेख इसमें मिल जाएगा अथर्ववेद में। इसका उपवेद क्या हो जाएगा, उपवेद हो जाएगा इसका शिल्पवेद। इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। सभा और समिति और प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। जो इसे अथर्ववेद को है, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो पूछा जाएगा सभा और समिति को किस वेद में बताया गया है, पहला क्वेश्चन तो आपसे यही बन जाएगा कि अथर्ववेद में। और पूछा जाएगा सभा और समिति को प्रजापति की क्या बताया गया है, तो क्या बताया गया है, दो पुत्रियां बोला गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे आ जाते हैं वेद उपवेद और उपनिषद। ठीक है, क्या हो जाएगा, वेद उपवेद और उपनिषद। वेदांगों की संख्या 6 हो जाएगी। 6 कौन कौन सी हो जाएगी, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। कौन कौन से हो जाएंगे 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद और ज्योतिषी। पुराणों की संख्या क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। रचिता कौन हो जाएंगे, लोमहर्ष ऋषि हो जाएंगे और उग्रश्रवा ऋषि हो जाएंगे। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा हो जाएगा, मत्स्य पुराण हो जाएगा। ठीक है, उपनिषदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 108 हो जाएगी। राष्ट्रीय वाक्य सत्य में विजयते, जो हमारा सत्य में विजयते किस लिया गया है, वो किससे, मंडोक उपनिषद से लिया गया है। किससे, मंडोक्यो उपनिषद से लिया गया है। ठीक है भाई, अब प्रमुख भारत दर्शन व उनके प्रवर्तक। ठीक है, कौन हो जाएंगे, प्रमुख भारत दर्शन। ये इनसे आपको से सीधा बता लिया, पूछ लिया गया। दर्शन का मतलब यही है कि योग के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, उस तरीके की चीजें हैं। सांख्य दर्शन के बारे में किसने, कपिल मुनि ने बताया था। इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, योग दर्शन के बारे में पतंजलि ने बताया गया, ये तो मोस्टली लोगों को याद ही होगा। न्याय दर्शन गौतम मुनि ने बताया इसके बारे में। ठीक है, वैश्विक दर्शन कनाद या उल्लूक, पूर्व मीमांसा जेमिनी के द्वारा बताया गया है। ये PYQ हो जाएगा SSC का। उत्तर मीमांसा किसने बताया, उत्तर मीमांसा के बारे में तो बद्रायन ने बताया है। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त हो जाएगी। और भाई मेरा आपसे यही बोलना है, अगर आपको कोई चीज़ गलत लगी हो, कोई फैक्ट गलत हो गया हो, या मैंने कुछ चीज़ गलती से बोल दी हो, या कोई क्वेश्चन या कुछ चीज़ मेरे से गलती से भूल गई हो, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। उसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। ठीक है, और अगर कोई गलती इसमें लगी है, PDF में कोई फैक्ट गलत है, तो उसके बारे में आप हमें ज़रूर से बोलेंगे, उस कमेंट करके बता देंगे, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे गलतियां जो हमसे हो रही हैं उन गलतियों को आप हमें बताइएगा ज़रूर, ताकि आगे जो भी चीज़ें हैं उससे हमें गलतियां ना हो, या हम अपनी गलतियों को ठीक कर सकें। और आपका जो भी सजेशन है वो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि किस तरीके से और पढ़ाया जाए, या किस तरीके से आपकी प्रैक्टिस कराई जाए। ठीक है, जो भी आप बोलेंगे हम उन सारी चीज़ों पे वर्क करेंगे 100%। और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप हमारे साथ अगर लास्ट तक जुड़े रहे, 100% मैं बोलता हूँ, मैं इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ कि आपको फ़ायदा होगा। और ऐसा नहीं है कि हाँ, हम अपने व्यूज़ या चैनल के चक्कर में आपके साथ धोखा करेंगे, वो चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप लोग नहीं देख रहे या कोई नहीं देख रहा, ऊपर वाला हमें देख रहा है। उस चीज़ की हमें कहीं न कहीं सज़ा मिलेगी, वो चीज़ हम कभी नहीं करेंगे। वही वाली बात है कि अगर आप किसी को सही सलाह नहीं दे सकते, तो किसी को गलत सलाह भी मत दो। तो वो वाला काम हमसे कभी नहीं होगा, हमारे अंदर से भी कभी उन चीज़ों के लिए आवाज़ आती नहीं है कि हम किसी को अपने थोड़े से प्रॉफ़िट के लिए गलत चीज़ों की तरफ धकेल दें। वो चीज़ कभी नहीं होगी। ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस का ज़िम्मा मैंने उठाया हुआ है, तो मैं उसको बेहतरीन तरीके से कराऊँगा, ये चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप एग्ज़ाम में बैठ के 100% मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखाऊँगा। तो आपसे बस यही मानना है कि आप अपनी आवाज़ हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। आपको अगर अच्छी लग रही है वो भी बताएँ, आपको अगर गलत लग रही है वो भी बताएँ, और जो चेंजेज़ हैं वो भी बताएँ। ये भी नहीं है कि आप हमारी वीडियो के नीचे ही कमेंट करें, आप हमारे टेलीग्राम में हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कॉल करके बता सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी हो। ठीक है? तो ये आप हमें थोड़ा-सा सपोर्ट करेंगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि आपकी ये चीज़ें करने से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है भाई? तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक का आप लोग अपना ध्यान रखेंगे। बाय-बाय, गुड नाइट, टेक केयर।